अभी इस समय आप कोई नई सामग्री ना पढ़ें। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की नई सामग्री ना लाएं। समसामयिक में भी आपने जो कुछ भी आपके पास में बुकलेट है या मेरी पीडीएफ है, जो भी है उसी को पढ़ें। अब आप मार्केट जाना बंद कर दें। पुस्तक भंडार से या किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी ग्रुप से कोई पीडीएफ डाउनलोड नहीं करें। नई सामग्री बिल्कुल ना लें, बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अगर नई सामग्री लेते हैं तो वो आपको अब कोई फायदा नहीं देगी, उल्टा नुकसान देगी। इस समय नो कोचिंग, कोई कोचिंग नहीं होनी चाहिए इस समय कोई आपको किसी भी प्रकार की कोचिंग वगैरह में अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगर आप इस समय कोचिंग जा रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। ये समय ऐसा है जब आपको केवल और केवल पढ़ाई करने का समय। ये चीजें ना करें, कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाए सोशल मीडिया से, ठीक है। सब चीजों से दूर हो जाए, आप चीजों से दूर हो जाए। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आज कसम लेके मोबाइल बंद कर दो, कसम लेके कर लो आज। या कोई केवल फोन कॉल्स के लिए कोई छोटा मोटा सेट रखते हो तो ठीक है, बंद कर दो। आपका फोन स्क्रीन 10-15 मिनट से अधिक पूरे दिन का नहीं होना चाहिए। अगर आप सीरियसली और मेरी बात को मानते हैं और मुझे कुछ मानते हैं, मेरी बातों को अगर ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो मैं आपको आज कसम दिला रहा हूँ, फोन बंद कर दो आप। और ये परीक्षा देने के बाद ही खोलना। इतिहास वालों को तो कहूंगा 28 को खोलना या 27 की रात को फोन खोलना। हिंदी वालों को कहूंगा कि 23 का पेपर है तो 23 की रात को फोन खोलना आप। इस दरमियान आप बंद करके देखिए, और खोलो तो 2 मिनट 5 मिनट घर परिवार से कोई इमरजेंसी बात है तो करके बंद कर दो उसको। नेट तो ऑन ही मत करो। आप देखना कि हर दिन 5 से 4 घंटे आपका फोन में टाइमिंग जाता है, तो 20 दिन में 80 से 90 घंटे होते हैं। 80-90 घंटे का मतलब होता है एक व्यक्ति अगर औसतन दिन में 7-8 घंटे पढ़ता है तो 10 से 12 दिन का टाइम है। फोन बंद करोगे तो आपको 12 दिन एक्स्ट्रा मिलेगी। अब ये बात आपको तो यूं बेबुनियादी सी लगती होगी, सबके लिए 20 दिन है। अगर फोन बंद किया उसको 30 दिन मिल रहे हैं, बाकी को 20 दिन मिल रहे हैं। फोन बंद कर दिया उसको 30 दिन मिल रहे हैं। आप इस बात को समझिए। तो मैं तो आपको कसम दिला रहा हूं आज, अगर मुझे आप कुछ मानते हैं तो सभी चीजों से दूर हो जाए और मोबाइल को आज आप ऑफ कर दें टिल एग्जाम। आपको एग्जाम तक ये खोलना ही नहीं है। खोलो तो भी मैक्सिमम 10 से 15 मिनट। ये काम वैसे तो मुझे क्या ही करना चाहिए, आप कोई समझदार है, आपको समझना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको फिर भी एहसास करवा रहा हूँ। मुझे ये नहीं लगेगा कि मैंने जिम्मेदार होते हुए भी आपको ये बात बताई नहीं कि आप अगर मोबाइल ऑफ रखते हैं तो आपको 10 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं। कैसे मिलते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका फोन टाइमिंग 4 घंटे नहीं है, तो 4 घंटे 5 घंटे का मतलब क्या हुआ, 20 दिन में 80 से 90 घंटे। सीरियसली पढ़ने वाले को 10 दिन सीधे मिलते हैं। 80-90 घंटे बहुत बड़ी बात होती है। 80-90 घंटे में तो पहले कोचिंग सेंटर वाले कोर्स पूरा करवा देते थे। सोशली डिस्कनेक्ट हो जाए, सारी चीजों से आप लीव पे आ जाए, सब चीजों पे, है ना, लीव पर चले जाए, बिल्कुल छुट्टी पे चले जाए किसी से। वैसे अभी गर्मियों के अवकाश ही चल रहे हैं, एग्जैक्टली सारा कुछ बंद कर दें आप, ठीक है। तो ये एक ऐसी सामान्य सी बातें हैं। और हाँ, टेस्ट सीरीज अगर आप कहीं दे रहे हैं तो बंद कर दें आप। अब टेस्ट सीरीज बंद इसलिए करनी है क्योंकि टेस्ट के जो प्रश्नों के लेवल होते हैं वो आरपीएससी से मैच नहीं करते। वो अभ्यास के दौरान ठीक थे, अब एग्जाम टाइम में आप अगर वो देते हैं, पेपर मान लो टफ आ गया तो आपका मूड खराब हो जाएगा। ये समय है सिर्फ और सिर्फ PYQ देखने का, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने का। वो आप जैसे जैसे फ्री टाइम आता है, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिलता है, तो वो आप देखते रहें। बाकी इस समय टेस्ट देना करना सब मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें जो है वो आपके कंप्लीटली बंद कर दें। और इसके अलावा कोई नया मटेरियल नहीं लेना है, कोई कोचिंग नहीं लेनी है, दुनियादारी से डिस्कनेक्ट हो जाना। सीट के ऊपर मैंने आपको बात कर ली है। अगर आप इन चीजों से दूर हो जाओगे ना तो ओवर थिंकिंग अपने आप बंद हो जाएगी। ओवर थिंकिंग पता कब होती है? अभी मेरे पास सबसे अधिक मैसेज यही आ रहे हैं, सर एग्जाम डेट आ गई है, डर लग रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है। देखो, डर तो स्वाभाविक है, लगना भी चाहिए। डर लगेगा तभी हम गंभीर होकर पढ़ेंगे, डर लगेगा तभी हम सीरियस रहेंगे, डर लगेगा तो हम लापरवाह नहीं होंगे। ये जरूरी है। और इस दुनिया का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको डर नहीं लगता हो। हम भी डरते थे, आप भी डरते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी डरेगी। देखो, कंपटीशन अधिक होता है, बच्चे बहुत होते हैं, सीट कम होती है, पेपर पता नहीं कहां से बन जाते हैं कई बार। तो डर स्वाभाविक है, मनुष्य प्रवृत्ति है, डर तो लगेगा। इस चीज को लेकर आपको तनाव नहीं लेना, सबको लगता है। दूसरा प्रश्न मेरे पास आता है, सर ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। ओवर थिंकिंग कब होती है? जब आप इन चीजों में उलझे हुए, जब आप इन चीजों में उलझे हुए। नई सामग्री लेके आ रहे हो, आप अभी भी मोबाइल चेक कर रहे हो, टाइम मिनट मिनट में आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, 5-5 मिनट 10-10 मिनट में आप टेलीग्राम चेक कर रहे हो, आप है वो कंटिन्यूसली आप है वो व्हाट्सएप चेक कर रहे हो। फिर आप ऐसी स्थितियों में आपका पढ़ाई में तो मन नहीं लगेगा, आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ गए, आप उन चीजों को पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कोई लिख रहा है कि बहुत कॉम्पिटिशन है, कोई लिख रहा है ये है वो है। 1000 चीजों को पढ़ने के बाद ओवर थिंकिंग नहीं होगी तो क्या होगा बेटा?
इसलिए कहता हूँ, अगर आप इन सारी चीज़ों से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी प्रॉपर थिंकिंग होगी, ओवर थिंकिंग नहीं होगी। ये ओवर थिंकिंग का कारण है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो आप 2 दिन फ़ोन बंद करके देखिए और शांति से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये ओवर थिंकिंग अपने आप ही बंद हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग का ये कारण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सब चीज़ों को बंद कर दीजिए। अब अपन आते हैं मूल बात पे, क्या करना है आपको। सामान्य बातें थी, अब अपन बात करते हैं कुछ विशिष्ट बातों को लेके। पहला प्रश्न था बच्चों का मेरे साथ कि मैं जब भी ये वीडियोज़ ऐसे बनाता हूँ तो मैं उन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए बनाता हूँ जो इन दिनों मेरे से बच्चों के द्वारा पूछे गए हैं। इसलिए मैं जनरली टाइम लेके वीडियो बनाता हूँ। टाइम टेबल कल आया था, 24 घंटे में मेरे पास जो इंक्वायरीज पूछी गई बच्चों के द्वारा, उन सबको पढ़ने के बाद ही मैं ये सेशन लेता हूँ, ताकि मैं व्यक्तिगत रिस्पॉन्स कर नहीं पाता हूँ तो एक पब्लिकली हो जाता है। सबसे पहली बात, प्रश्न ये था कि सर इस समय केवल अभ्यास करें या रिवीजन करें, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न रहता है, ये स्वाभाविक सी बात है। देखो, नया तो पढ़ना नहीं है, अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो मैं अभी आपको ये कहूँगा कि इस समय सामान्य अभ्यास देखते रहे। दिन में अगर आप 1-आधा घंटा 1-2 घंटे अभ्यास करते हैं तो कोई लॉस नहीं है डेली। अच्छा, अभ्यास में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कोई एक आधी किताब लेके उसके अभ्यास प्रश्न कर लीजिए। टेस्ट सीरीज की बजाय PYQ सबसे बढ़िया रहता है। कौन से PYQ आप मुझे पूछोगे, तो अभी तक जो भी आपके पास PYQ की किताब थी उसको लेके कर लो। आपने अगर 3 से 4 किताबों से PYQ की है तो कोई भी उनमें से एक किताब सेलेक्ट करके जो आपको बड़ी अच्छी लगती है, जिसमें आप बोर नहीं होते हो, वो लेके और आप उसका अभ्यास कर लो। रही बात रिवीजन की, तो अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ने वाले के स्टूडेंट हैं तो 1 से 1.5 घंटा अभ्यास कर लो। 8 से 9 घंटे, मतलब 10% टाइम आप प्रैक्टिस को देते हो, तो आप 90% टाइम मोटा मोटा आप अभ्यास को दीजिए, इसको रिवीजन को दीजिए। अभी मैं आपको एक टारगेट दे देता हूँ कि रिवीजन में क्या करना है। मेरा, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। अभी मेरे पास जैसे 20 दिन बचे हुए हैं, तो मेरा टारगेट ये रहता कि 15 डेज एक बार सारा सिलेबस आज से ही शुरू करता, सभी सारा पाठ्यक्रम लेके, और उसको बहुत अच्छी तरीके से एक बार रिवीजन करता। अच्छी तरीके का मतलब है कि सारे पॉइंट्स अंडरलाइन करते हुए, अच्छे से देखते हुए। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, जब भी पढ़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि ये मुझे आता है, ये फैक्ट देखने की आवश्यकता नहीं, हम उसको इग्नोर करते जाते हैं, उसको छोड़ते जाते हैं। और कई बार क्या होता है, वही छोटे छोटे बिंदु जो हम छोड़ते हैं वो परीक्षा में जाके हमें कन्फ्यूज कर रहे होते हैं। और फिर होता क्या है कि ऐसे ऑप्शन जब बनते हैं तो हम कन्फ्यूजन में होते हैं, फिर हम प्रश्न छोड़ भी नहीं सकते और हमारे से सही भी नहीं हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि 15 दिन में एक रिवीजन पूरा कर ले। जैसे मान लो आज 27 तारीख है, आप 28 से लग जाए, 28, 29, 30, 31, ये 4 दिन हो गए, और फिर आगे 10 तारीख तक 15 दिन हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि 10 की जगह 15 कर लो, 20 दिन कर लो। तो ये बढ़िया तरीके से एक 15 से 20 दिन में आप एक बार पूरा सिलेबस, मैं दोनों पेपर्स की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की, पूरा सिलेबस एक बार सारा सिलेबस अच्छी तरीके से बिल्कुल थॉरोली जाके पढ़ लो उसको। 20 दिन में तो आप सिलेबस पढ़ ही लोगे, इतनी तैयारी आपने की ही होगी। क्योंकि 1 साल से कोई बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो 20 दिन में सिलेबस आराम से किया जा सकता है, क्योंकि जब एग्जाम सामने होता है तो गति भी तगड़ी होती है, दिमाग भी अच्छा काम करता है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, 5 से 7 डेज में एक बार दोबारा मोटा मोटा रिविजन कर लीजिए। मोटा मोटा रिविजन कैसे होता है, केवल अंडरलाइंस, हेडलाइंस, कुछ साइड में कुछ आपने लिखा है नोट्स वगैरह में जो अंडरलाइंस किए हैं, वो पॉइंट्स चेक कर लो और बहुत फास्ट उस कॉपी को घुमाओ। तो इससे क्या होता है कि मेन पॉइंट कवर में रहते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश करिए कि 2 बार आप निकाल दो, एक बार बढ़िया तरीके से, एक बार मोटा मोटा रिविजन कर लो। कोशिश करोगे तो ये हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी मार्किंग जो अच्छी होगी और एक्यूरेसी बड़ी शानदार आएगी, कम से कम मात्रा में गलत होंगे। ये अगर कर पाए ना आप, तो ये बहुत बड़ी बात होगी उस स्टूडेंट के लिए। 2 नहीं हो तो 1 तो करना ही है आपको, और कोशिश ये करना कि आप 2 करो। 2 बार कर पाते हो तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार है। और इस दरमियान जो फ्री टाइम मिलता है उसमें आप PYQ पे ध्यान दें, पुराने प्रश्नों पे कोई भी किताब ले लो, और उसमें डेली अगर आप 40-50 सवाल देखते हैं तो भी बढ़िया बात है। क्योंकि डेली 40-50 सवाल करते हैं, 1 घंटे में करते हैं, तो आप मानिए कि 20 दिन पढ़े हैं तो 1000-1500 सवालों का एक अभ्यास हो जाता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, इतना बहुत होता है। तो ये आप कर लीजिए PYQ। अब बात आती है सर, दूसरा प्रश्न मेरे पास ये आता है, अभ्यास और रिवीजन का एक प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न, मैंने ओवर थिंकिंग की तो बात कर ली। तीसरा प्रश्न मेरे पास ये आया इन दिनों कि सर अभी जो 20 दिन रहे हैं हमारे पास में, इन 20 दिनों के अंदर हम क्या कुछ और पढ़ें क्या। कई बच्चे कहते हैं सर हमने मैथ्स छोड़ दिए हैं, कई कहते हैं हमने सर साइंस छोड़ दिए, किसी ने इंग्लिश छोड़ दिए, है ना। कई बच्चों ने काफ़ी कुछ चीज़ें जो उनसे मैनेज नहीं हो रही है वो छोड़ दी है, ठीक है। अब इसको लेके भी आपको नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पूरे सिलेबस की मार्किंग है हमारे 450 की, और राजस्थान के अंदर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका कोर्स 420-30 से अधिक तैयार हो। हर स्टूडेंट की 20-30 नंबर की कमी होती है। जैसे मैं था तो मुझे पता था मुझे मैथ्स नहीं आ रही थी,
मुझे इंग्लिश में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे थोड़ी साइंस में भी प्रॉब्लम थी। तो ऐसे करके 8-10 प्रश्नों पे मेरे कमांड नहीं थी। कुछ मेरे टॉपिक हिस्ट्री से भी बाहर थे, कुछ साइकोलॉजी के भी थे। तो मैं मानता हूं कि सभी को दिक्कत होती है 10 से 15 प्रश्न पे। तो ये 10 से 15 प्रश्न पे सबको ही दिक्कत होती है। तो आप ये मानिए कि जब सबको ही दिक्कत हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो पढ़ा है वो आपका अच्छा होना चाहिए। अब आप कह रहे हो सर मैंने करंट छोड़ दिया है, तो ये मूर्खता है। क्यों? क्योंकि करंट छोड़ दिया है तो फिर बच्चे तो करंट में 10 के 10 करके आएंगे, कई बच्चे 8 करके आएंगे। ये छोड़ने वाला पॉइंट नहीं है। कोई कह रहा सर मैंने आपकी हिस्ट्री छोड़ दिया, ये गलत है क्योंकि 15 सवाल है। कोई मैनेजमेंट छोड़ रहा है, ऐसा बिंदु नहीं छोड़ना है। छोड़िए वो जो आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, और राजस्थान के मोस्टली स्टूडेंट से नहीं हो रहा है, ऐसा बिंदु आप छोड़ सकते हो। जैसे मैथ है, तो राजस्थान की मैं बात करूं तो 10 में से 6-7 बच्चों का मैथ खराब होता है, 1-2 का ठीक होता है। यही बात इंग्लिश में लागू होती है, यही बेसिकली साइंस में लागू होती है। तो अगर छूटे हैं ये 3 पोर्शन तो कोई बात नहीं, मगर कोशिश करिए यहां से भी नंबर निकले। जैसे इंग्लिश है, आर्टिकल्स देख लो, ए अंदा वाला नियम देख लो, थोड़े बहुत रिपोर्टेड स्पीच के नियम अगर आधा घंटा डेली पढ़ सकते हो तो पढ़ लो उसको। क्योंकि 2 वोकेब के प्रश्न आते हैं इंग्लिश में, वो कोई नहीं कर पाता, वो सिर्फ वही कर पाता जिसकी इंग्लिश बड़ी शानदार है। तो 3 प्रश्न आते हैं जिसमें एक आर्टिकल का आता है, एक एक्टिव पैसिव वॉइस का आता है, एक रिपोर्टेड स्पीच का आता है। तो इससे क्या होता है, अगर नियम वगैरह थोड़े थोड़े पढ़े हुए हैं तो उसमें से 1-2 प्रश्न आपके पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए इसको पूरा छोड़ने की बजाय कुछ चैप्टर्स देख लेना। जैसे साइंस है, तो साइंस में 2-3 तो बहुत सैद्धांतिक साइंस के हैं, बल वगैरह, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं, जैसे नीचे एनवायरनमेंट के टॉपिक है 2-3 तो, कि पर्यावरणीय संसाधनों का प्रबंधन एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि वो टॉपिक आपको जरूर देखने चाहिए। तो 2-3 सवाल यहाँ से निकल सकते हैं, पूरा छोड़ने की बजाय जो टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं एटलीस्ट वही पढ़ लो आप। तो कम से कम 1-2 सवाल यहाँ निकल सकते हैं। गणित आपको सच में ही नहीं आ रही है तो फिर पूरी छोड़ दो, क्योंकि फिर नहीं होगी आपसे, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने जैसे ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तो कम से कम यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आ गए तो 5 से 6 नंबर बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप बिल्कुल ना छोड़े। हाँ, गणित नहीं आ रही है तो फिर बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन साइंस और इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा अपना काम करके 1-1, 2-2 नंबर ला सकते हैं। जैसे रीजनिंग है तो थोड़ा बहुत रीजनिंग पढ़ लो, कई बच्चे रीजनिंग में पूरा करते हैं, कई बच्चे पूरा नहीं कर पाते, मगर हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो जिसने कुछ छोड़ा है तो उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा, एक तो आपको तनाव नहीं लेना क्योंकि पूरा राजस्थान ही छोड़ता है। जैसे सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में कुछ चैप्टर्स इतने बड़े हैं कि वहां से प्रश्न एक आधा आता है, तो उस ऐसे चैप्टर्स को ऊपर से पढ़ लो, क्योंकि बड़े चैप्टर से हमेशा सामान्य प्रश्न आता है। तो पूरा चैप्टर छोड़ने की बजाय उसकी सामान्य जानकारी पढ़ लो। जैसे दक्षिण भारत के राजवंश है इतिहास के अंदर, क्या करना है, उसके संस्थापक कौन थे, किस वंश ने किसको हटा के कौन सा वंश स्थापित हुआ, उनके बंदरगाह कौन से, कला की थोड़ी शैलियां वगैरह देख लो। तो इससे क्या होगा, सामान्य प्रश्न आया तो हो जाएगा, कठिन आया तो पढ़ने के बाद में भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि चैप्टर को पूरा छोड़ने की बजाय उसकी सामान्य जानकारी ले लो आप। तो जनरली क्या होता है, जिसको हम बहुत कठिन मान रहे होते हैं वो उसमें सवाल अक्सर सरल आता है। तो मेरी ये फिलॉसफी है कि पूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अब मेरी बात करूं, मैं इंग्लिश में मेरा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी मेरी तरफ से पढ़ा था उसको। जैसे ग्रामर थोड़ा देख लिया, थोड़ा वोकेब भी मेरा ठीक था, हिंदू पढ़ता था बहुत पहले, आईएएस के टाइम, तैयारी के टाइम। तो आप देखिए मेरे इंग्लिश के 5 के 5 सही हुए, जबकि हिंदी में 4 ही हुए, और रीजनिंग पूरी सही गई, मैथ का एक भी सही नहीं हुआ। मैंने एक प्रयास किया था, वो एक गलत गया, बाकी मैंने छोड़ दिए। तो आप सोचिए कि अगर मैं इंग्लिश को पूरा ही छोड़ के जाता तो वो 5 के 5 सही हुए, वहां पे एक भी नहीं हो पाता। इसलिए हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन बेहद सरल आते हैं। एक प्रश्न बच्चों का ये रहता है, और तीसरा प्रश्न बच्चों का ये है कि सर दोनों पेपर को कैसे मैनेज करें। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, ये तो आपकी रणनीति है, आप कैसे करते हैं, मगर मैं यही कहूंगा कि जैसे सेकंड पेपर पे तो मैं अब क्या ही बात करूं, आपको पता है कि आपको कैसे मैनेज करना है उसको। 5-6 घंटे 7 घंटे सेकंड पेपर को बढ़िया पढ़ लीजिए, और उसको आपका अच्छा है तो उसको ठीक है, 2-2 पोर्शन कैसे करना वो आपके ऊपर है, सबका अलग अलग है, यहाँ पे सभी पर ये बात लागू नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट पेपर के ऊपर मैं बात करता हूँ। फर्स्ट पेपर के अंदर आपको क्या करना है, एक होता है आपका वीक पॉइंट, ठीक है, और एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग जोन। स्ट्रॉन्ग जोन कैसे, जैसे मैं बारी बात करूं तो मुझे पता मेरा इतिहास अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा था, मैंने करंट बहुत अच्छा कर रखा था, ठीक है, पॉलिटी ज्योग्राफी भी मेरे ठीक थे। वीकनेस क्या थी, वीकनेस में आपके इंग्लिश था, साइंस था, रीजनिंग था, मैथ था, ये सब वीकनेस थी। अब मेरा प्रयास ये था कि इन 75 में से 40 से 45 प्रश्नों का जो कंटेंट है, जैसे हिस्ट्री में 15 प्रश्न थे, मैनेजमेंट में 10 है, 10 करंट में 20 और 15 45 हो गए, 5 भूगोल के, 5 पॉलिटी के, ये 50 हो गए। इनको मैं इतना बढ़िया तरीके से कुछ पढ़ लूं कि कम से कम यहाँ से मेरे 35-40 सवाल निकल जाए, और फिर कुछ एडवांस मिलेंगे तो और बढ़िया होगा। तो ऐसे समय आपको क्या करना चाहिए, ऐसे समय आपका जो मजबूत पोर्शन है उसको एक बार बढ़िया से और पढ़ना चाहिए, और सिक्योर कर लो कि अश्योर हो जाओ आप खुद ही कि ये भाग मैं गलत नहीं करूंगा, और इन भाग से मैं आराम से है वो 35-40 प्रश्न निकाल लूंगा कम से कम। फिर और एडवांस होगा तो बढ़िया। जैसे हिस्ट्री था तो मेरे टाइम मैंने सोचा था कि 15 सवाल आएंगे, 10-12 मैं इतिहास में कर लूंगा क्योंकि मेरी इतिहास अच्छी है। मेरे दिमाग में था मैनेजमेंट में मैं 7-8 कर लूंगा,
करंट पे मैंने कहा 7-8 कर लूंगा। ऐसे करके ये 30 एक सवाल तो हो गए। अब भूगोल और राजनीति में 6-7 हो जाएंगे, ये 40 के आसपास 36-37 हो जाएगा। रीजनिंग में कर लूंगा, हिंदी कुछ कर लूंगा। ऐसे करके मेरे ये 45 एक सवाल बैठ रहे हैं आराम से। तो उस पर मैंने विशेष ध्यान दिया। जो मुझे पता था समय खराब होने वाला, उसको मैंने छोड़ दिया। तो आप इस समय क्या करो, आज इस समय आप वो फर्स्ट पेपर के वो पार्ट आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको लगता है कि यहां से मैं आराम से सवाल निकाल लूंगा और यहां से प्रश्न आता है, और उन पार्ट्स पे अब 20 दिन आगे काम करिए, 2-2 3-3 घंटे काम करिए। इससे क्या होगा, 4 घंटे जो जैसा भी आपको लगे, आप वहां से आराम से 40-45 सवाल निकाल लोगे, अगर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चलोगे, परफेक्ट रणनीति के साथ में। ऐसा नहीं करना है कि केवल सेकंड पेपर ही पढ़ो या केवल फर्स्ट ही पढ़ो। केवल फर्स्ट पढ़ लिया तो सेकंड में रह जाओगे, केवल सेकंड पढ़ लिया तो फर्स्ट में रह जाओगे। तो बेहतर ये होता है कि आप दिन में 3-4 घंटे फर्स्ट पेपर को दें और कम से कम 5-6 घंटे सेकंड पेपर को दें। इस अभ्यास बीच में थोड़ा थोड़ा चलते रहने दें और बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना है। और जो फर्स्ट सेकंड पेपर को आप देते हो, कोशिश करें 2 बार आप सिलेबस निकाल लें, और फर्स्ट पेपर में भी जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, जहां से आप 50-55 सवाल निकाल सकते हो, उसको बार बार पढ़ें। और जो आपका वीक जोन है, जहां आपको पता है कि 15 सवाल ऐसे हैं जो मेरे हाथ में नहीं आने, वह मोटा मोटा 1-2-4 दिन देख लो, बाकी उसके ऊपर ज़्यादा समय देने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने इसमें काफ़ी बातें कर ली। 20 डेज़ का हो गया, ओनली रिवीजन हो गया, PYQ की बात कर ली मैंने, और कंप्लीट लीव ले लो, टोटली डिस्कनेक्ट हो जाओ, सीट का मैंने बता दिया, और ओवर थिंकिंग का बता दिया। ऑलमोस्ट सारी बातें इसमें आ चुकी हैं। आप अपना ईमानदारी से काम करके पेपर दे के आ जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हाँ, इस समय मेरी तरफ से आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और पुनः बेस्ट विशेष, अपना 100% देना, और परीक्षा के दिन आपके साथ में 100% बढ़िया होगा, ये तय बात है। जिस बच्चे ने 100% दिया है उसको 99 नहीं मिलेगा, उसको 110% ही मिलता है। धन्यवाद।